स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा पिछले कुछ वर्षों में भारत और नेपाल के जो रिश्ते हैं उसमें लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिला है और ये काफी हद तक डिपेंड करता है कि नेपाल के अंदर इस समय किसकी सरकार है, कौन प्राइम मिनिस्टर है, क्या वो प्रो चाइना देखे जाते हैं या प्रो इंडिया देखे जाते हैं। इसी बीच क्या हुआ है, एक बहुत इंपॉर्टेंट विजिट हुआ है नेपाल के पीएम प्रचंड का, जिनको पुष्प कमल दहल भी कहा जाता है। ये आप देख सकते हो, इंडिया नेपाल इंक सेवरल MOUs ऑन इंफ्रा क्रॉस बॉर्डर एनर्जी, एक कार्गो ट्रेन की भी बात कही गई है। तो सारी चीजों के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे, हुआ क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके पास एक बड़ा मौका है। जो हमारा 9 जून से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, इसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी आपको सिंगल बैच के अंदर तैयारी कराई जाती है। इन सभी के अंदर आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे, पर्सनल मेंटरशिप मिलेगा। कभी भी कोई डाउट हो तो आप अपने मेंटर से पूछ सकते हो। और सबसे खास बात तो यह है कि अगर आप 2024 का प्रीलिम्स क्रैक कर लेते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट में जो मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम है वो आपको मिलेगा, जिसके तहत आपको स्टडी IQ हेडक्वार्टर दिल्ली बुलाया जाएगा। यहां पर रहने की सुविधा, खाने की सुविधा और मेंस की जो तैयारी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगी। तो जल्दी से हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए और अपने सीट को बुक करिए बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव, ताकि सबसे ज्यादा आपको डिस्काउंट मिल सके। अगर आप में से जो लोग 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो ये भी बैच हमारा 8 जून से स्टार्ट हो रहा है 2025 के लिए, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं पुष्प कमल दहल, प्रचंड नाम से जाने जाते हैं नेपाल के अंदर, वो नई दिल्ली विजिट पर आए हैं। 4 दिन का पूरा दौरा है उनका। मैं आपको बता दूं, पुष्प कमल दहल जो है वो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर जो पद है अभी रिसेंटली 2022 में दिसंबर के महीने में संभाला था। अब देखिए, यहां पर मैं आपको थोड़ा सा नेपाल की परिस्थिति बता देता हूं। जैसा कि आपको पता होगा कि 2-3 साल पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे नेपाल के, उनका नाम था KP ओली। और KP ओली जब प्राइम मिनिस्टर थे तो भारत और नेपाल के जो रिश्ते हैं उसमें काफी गिरावट आई थी। तो अभी क्या हुआ था कि पिछले साल जो चुनाव हुआ था नेपाल के अंदर, उसमें आप देख सकते हो सबसे बड़ी जो पार्टी रही है वो रही है आपकी नेपाली कांग्रेस, और इनको मिला है 88 सीट। अब वहां पर क्या है कि जैसे भारत के अंदर लोअर हाउस है जिसको हम लोकसभा कहते हैं, वैसे ही वहां पर ये आप देख सकते हो ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है। तो वहां पर क्या हुआ कि जब चुनाव हुआ था तो यहां पर जो आप देख रहे हो ना, CPN MC, ये पुष्प कमल दहल की पार्टी है। CPN MC, ये जो आप देख रहे हो, प्रचंड जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं इस समय। तो चुनाव के बाद क्या हुआ, सबसे पहले KP ओली, आप अपोजिशन में देख रहे हो CPN UML, ठीक है, जिनके पास 79 सीट है। तो KP ओली और प्रचंड दोनों ने मिलकर सबसे पहले सरकार बनाई थी। फिर क्या होता है कि यहां पर जो KP ओली है वो हट जाते हैं, वो अब अपोजिशन में आ जाते हैं, और जो प्रचंड है वो बेसिकली नेपाली कांग्रेस के साथ मिलकर ये यहां पर पार्टी जो है पूरी गवर्नमेंट बना लेते हैं। नेपाली कांग्रेस वही है जो आपने शेर बहादुर देउबा, जो इसके पहले प्राइम मिनिस्टर थे, आपने नाम सुना होगा, तो उनके साथ मिलकर ये पूरा जो आप देख रहे हो गवर्नमेंट बन जाता है। लेकिन 30 सीट होने के बावजूद भी यहां पर प्रचंड इस समय प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ये 4 दिन के दौरे पर आए भारत के अंदर, और यहां पर प्राइम मिनिस्टर के साथ कल काफी बातचीत हुई, जिसके अंदर एनर्जी, ट्रेड, कनेक्टिविटी, बहुत सारी चीजों को लेकर कॉपरेशन की बात कही गई है। यहां पर एक और चीज याद रखिएगा कि आने से पहले जो प्रचंड नेपाल से आ रहे थे भारत, उसके जस्ट आने से पहले यहां पर क्या हुआ है कि एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल अमेंडमेंट है नेपाल सिटीजनशिप के अंदर, वो यहां पर अलाउ कर दिया गया है, जिसके तहत मान लीजिए अक्सर आपने देखा होगा कि भारत और नेपाल के बीच में, स्पेशली जो तराई रीजन आप देख रहे हो, यहां पर काफी क्लोज रिलेशनशिप है। स्पेशली बिहार से बहुत सारी जो महिलाएं हैं वो नेपाल में यहाँ पर शादी करती हैं, वहाँ पर जाती हैं। तो अक्सर ये प्रॉब्लम देखने को मिलता था कि जो महिलाएं हैं उनको पूरा राइट्स नहीं मिल पाता था, सिटीजनशिप लेने में दिक्कत आती थी। लेकिन ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट किया गया है नेपाल के अंदर, इसके तहत जैसे ही कोई भी महिला, फॉरेन कंट्री की महिला जो है शादी करती है नेपाल के अंदर, उसको पूरा जो पॉलिटिकल राइट्स है, हर एक चीज जो है वो यहाँ पर मिल जाएगा। इसको लेकर पहले की जो पार्टीज हैं वो सहमत नहीं हो रही थी। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो खुद जो पुष्प कमल दहल हैं, उनकी भी जो पार्टी है ये CPN MC, वो भी इससे सहमत नहीं थी, वो भी नहीं चाहती थी। लेकिन यहां पर फाइनली उसको जो है अलाउ कर दिया गया है। देखिए, जहां तक भारत और प्रचंड की बात है, यहां पर पहले क्या होता था कि जो प्रचंड है, ये जो आप देख रहे हो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर जो दिल्ली आए हैं, उनको पहले प्रो चाइना के तौर पर देखा जाता था। और
वो भारत और यूएस जैसे देशों को हेजोमोनिक फोर्सेस के तौर पर देखते थे, इंपीरियलिस्टिक फोर्सेस के तौर पर देखते थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो पूरा परसेप्शन है वो चेंज हो गया है। अब इनको प्रो इंडिया के तौर पर देखा जाता है रादर देन प्रो चाइना। मतलब एक तरफ केपी ओली हैं जिनको तो प्रो चाइना की तरफ दिखाई जाता है, लेकिन ये जो आप देख रहे हो प्रचंड, इनको अब प्रो इंडिया की तरफ देखा जाता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें रिसेंटली उन्होंने की हैं जो कि भारत के फेवर में जाती हैं। तो यहां पर उनका ऐसा कहना है कि जो इनका पूरा विजिट है उसमें भारत के साथ जो रिलेशनशिप है उसको और बेटर करने की कोशिश करेंगे। इनफैक्ट यहां पर आपको पता होगा कि एक मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन नेपाल के द्वारा अलाउ कर दिया गया है, जिसके तहत यूएस से लगभग 500 मिलियन का जो ग्रांट है, $1 मिलियन का जो ग्रांट है वो यहां पर दिया जाएगा। बेसिकली क्या है, चाइना और एक प्रकार से यूएस में होड़ मच रखी थी कि कौन कौन नेपाल को ज्यादा मदद करेगा। तो नेपाल में इसको लेकर प्रदर्शन भी हो रहा था कि क्या नेपाल को $500 मिलियन का ग्रांट लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, लेकिन फाइनली वो भी अलाउ कर दिया गया है। फिर इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हो कि पहले प्रचंड मतलब 15 साल पहले अगर आप देखोगे 2008 में क्या हुआ था, मैंने आपको बताया ना इनको प्रो चाइना देखा जाता। तो उसका मेन कारण मैं आपको बताता हूं। 2008 में जब सबसे पहली बार प्रचंड प्राइम मिनिस्टर बने नेपाल के अंदर, तब उन्होंने ट्रेडिशन को तोड़ते हुए सबसे पहला जो उनका विजिट है वो उन्होंने चाइना के अंदर रख लिया। मतलब यूजुअली क्या होता है, जब भी कोई नेपाल के अंदर प्राइम मिनिस्टर बनता है तो सबसे पहला जो फॉरेन विजिट होता है नेपाल के प्राइम मिनिस्टर का वो भारत में होता है, ठीक है, वो भारत आते हैं। लेकिन 2008 में पहली बार ऐसा हुआ कि वो भारत ना जाकर वो चले गए थे बीजिंग। लेकिन अब यहां पर चीजें काफी हद तक बदल गई हैं। इनफैक्ट नेपाल के अंदर हिंदूज की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, आपको पता है, तो उनको उनके सेंटिमेंट को रेस्पेक्ट करने के लिए भी जो प्रचंड है वो भारत आए हैं। वो इंदौर और उज्जैन यहां पर जाएंगे, शिव जो टेंपल है वहां पर जाएंगे, ताकि अगेन जो नेपाल के अंदर हिंदूज का सेंटिमेंट है उनको वो रख सकें। फिर इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि बहुत सारे जो फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं, जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स वगैरह रुका हुआ था, वो अब कहीं ना कहीं रिजॉल्व करने की यहां पर कोशिश की जा रही है। और इसके अलावा कि यहां पर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जब केपी शर्मा ओली यहां पर प्राइम मिनिस्टर थे तो नेपाल और चाइना के बीच में ये जो पूरा डील है 6 साल पहले वो हुआ था। लेकिन अब यहां पर जो पूरा बीआरआई वाला प्रोजेक्ट है वो काफी धीमे हो गया है। जिस रफ्तार से पहले वो चल रहा था अब वो ऐसा नहीं चल रहा है, क्योंकि जैसा मैंने बताया प्रचंड को एज अ प्रो इंडिया के तौर पर देखा जा रहा है। देखो काफी क्या है ना, नेपाल के अंदर पॉलिटिक्स बहुत आपको डिफरेंट देखने को मिलती है। वहां पर कभी पता नहीं होता कि कौन सी पार्टी किसके साथ जाएगी, किसकी सरकार बनेगी। मतलब जोड़ तोड़ की राजनीति पूरी तरह से वहां पर चलती रहती है। एक जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए देश को आगे बढ़ने में, वो आपको नेपाल में देखने को नहीं मिलेगा। खैर जो भी है, यहां पर क्वेश्चन यह है कि जब दिल्ली में पीएम मोदी और प्रचंड के बीच में मुलाकात हुआ तो कौन कौन से अनाउंसमेंट किए गए थे। देखो बहुत सारी चीजें हुई हैं। यहां पर बताया जा रहा है कि एक सेकेंड इंट्रा कंट्री पेट्रोलियम पाइपलाइन, उसका इनॉग्रेशन हुआ है। यहां पर ट्रेड एंड ट्रांजिट जो एग्रीमेंट है उसको रिवाइज किया गया है। फ्रेश ज्वाइंट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, इसको लॉन्च किया गया है। इसके अलावा एक नया लॉन्ग टर्म पावर ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, जिसके तहत भारत नेपाल से 10 साल के लिए 10,000 मेगावाट जो इलेक्ट्रिसिटी है वो खरीदेगा। फिर जहां तक कार्गो ट्रेन की बात है, मैं आपको दिखा देता हूं। देखो ये ई प्लेग जो है वो इनॉग्रेट किया गया पीएम मोदी और प्रचंड के द्वारा। और ये जो आप देख रहे हो यहां पर कुर्था बीजलपुरा सेक्शन ऑफ जयनगर रेल लिंक, इसका इनॉग्रेशन हुआ है। मैं आपको पहले दिखा देता हूं। ये जैसे क्या है ना, ये आप देख रहे हो नीचे वाला साइड इंडिया का है और ऊपर वाला नेपाल का है। तो यहां पर क्या है ना, भारत और नेपाल के बीच में रेल लिंक ये इनॉग्रेट हो सके, और स्पेशली जो कार्गो ट्रेन है उसकी यहां पर शुरुआत की गई है। पिछले साल तो क्या है कि यहां पर जो पैसेंजर ट्रेन है उसका शुरुआत किया गया था, लेकिन अब कार्गो ट्रेन जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बड़े पैमाने पर हो सके। तो नेपाल की तरफ है, ये आप देख रहे हो, ये आपका बीजलपुरा, और भारत की तरफ जो बॉर्डर पर आता है एरिया यहां पर, ये बिहार में, मैं आपको बता दूं बिहार के अंदर ये आपका जयनगर। और जयनगर से भी अगर आप नीचे जाओगे बिहार के अंदर तो वहां पर आपको मिलेगा ये है आपका कुर्था, ठीक है। तो कुर्था और बीजलपुरा से लेकर ये जो पूरा कार्गो ट्रेन है उसको यहां पर स्टार्ट किया गया है, उसको इनॉग्रेट किया गया है। फिर इसके अलावा कई सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं, कई सारे जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो साइन किया गया है। सबसे पहले ये आप देख सकते हो यहाँ पर कई जो प्रोजेक्ट्स हैं उसका जो इनॉग्रेशन हुआ है उसका एक एक करके लिखा हुआ है। टोटल 6 प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन किया गया है। एक तो मैंने आपको बताया रेलवे लाइन वाला हो गया कुर्था बीजलपुर सेक्शन। फिर इसके अलावा जो कार्गो ट्रेन है उसका भी
इनॉग्रल जो रन है वो भी स्टार्ट किया गया है। फिर इसके अलावा यहाँ पर जो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट होता है नेपालगंज और रुपैदिया, भारत के अंदर रुपैदिया है, इन दोनों के बीच में चेक पोस्ट का इनॉग्रेशन हुआ है। फिर इसके अलावा यहाँ पर एक और जो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है भैरवा नेपाल के अंदर और सुनौली भारत के अंदर, ये किया गया है। फिर यहाँ पर एक फेज 2 फैसिलिटीज अंडर मोतिहारी अमलेखगंज पेट्रोलियम पाइपलाइन, उसका इनॉग्रेशन हुआ है। फिर इसके अलावा यहाँ पर जो भारत की तरफ का सेक्शन है गोरखपुर भुटवल ट्रांसमिशन लाइन का, वो भी इनॉग्रेट हुआ है, जिसके तहत मैंने आपको बताया भारत 10,000 मेगावाट जो इलेक्ट्रिसिटी है अगले 10 साल तक नेपाल से खरीदेगा। फिर इसके अलावा अगर हम MOUs की बात करें तो टोटल 7 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए गए हैं। सबसे पहला आप देख सकते हो, इट वाज अ ट्रीटी ऑफ ट्रांजिट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ नेपाल। फिर इसके अलावा एक MOU है जिसके तहत जो पेट्रोलियम इंफ्रास्ट्रक्चर में की तरफ जो पूरा कॉपरेशन है वो दोनों देश आपस में करेंगे। फिर इसके अलावा सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विस, ये और साथ ही साथ इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन अफेयर्स नेपाल का, दोनों के बीच में यहाँ पर MOU साइन हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर जो MOU है रिगार्डिंग डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एट धोदरा चांदनी चेक पोस्ट अलॉन्ग इंडिया नेपाल बॉर्डर, या ये साइन हुआ है। फिर इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो जो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एग्रीमेंट है लोअर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, तो वो भी आपका साइन हुआ। और इसके अलावा यहाँ पर एक और जो है NHPC और VUCL जो नेपाल के अंदर है, उनके बीच में यहाँ पर एक और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को लेकर साइन किया गया है। और इसके अलावा एक और यहाँ पर आप देख पाओगे जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पर काफ़ी ज़्यादा फोकस है, जैसा कि आप MOU में देख सकते हैं। और जाने से पहले एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बता दूं, ये आप देख पाओगे PM मोदी ने जो हिट फॉर्मूला है HIT, ये फॉर्मूला भारत और नेपाल के रिलेशंस के बीच का वो शेयर किया। एक्चुअली PM मोदी ने ये बोला कल कि 2014 में मैं जब 9 साल पहले नेपाल गया था, मेरा जो पहला विजिट था एज प्राइम मिनिस्टर, तो उस समय मैंने हिट फॉर्मूला बताया था। और ये हिट फॉर्मूला क्या है? H का मतलब हो गया हाईवेज, आई का मतलब हो गया आईवेज मतलब इंटरनेट, और जो तीसरा है वो है ट्रांसवेज मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, जितनी भी पाइपलाइन हो गई, ट्रेन हो गया। तो इसी को लेकर PM मोदी ने फोकस किया और कहा कि दोनों देश के बीच में जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो लगातार बढ़ने चाहिए। बॉर्डर की वजह से दोनों देश के बीच का जो रिलेशन है वो खराब नहीं होना चाहिए। आज के डेट में नेपाल PM एंड मैंने मतलब मोदी ने यहाँ पर कई सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए हैं ताकि आगे चलकर ये जो पार्टनरशिप है वो सुपर हिट साबित होगी। ठीक है, तो देखते हैं आगे किस तरह से चीज़ें टर्न आउट होती हैं। बट एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो भारत और नेपाल का जो रिलेशन है उसमें एक बड़ा बल मिला है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो विच इज द बिगेस्ट एंड बिजिएस्ट इंडिया नेपाल बॉर्डर क्रॉसिंग इन चारों में से? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, UPSC की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।